हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 हिस्ट्री। आपको पता है एसएसटी में जो है कई सारी चीजें होती हैं। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और सिविक्स है, पेडागोजी है। लेकिन आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें समझना है, पर आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे कब, कहाँ और कैसे। वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें है जो कि सबसे पहले इंसान कहाँ रहता था, क्या करना सीखा, कैसे सीखा, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। आपके एग्जाम में एसएसटी 60 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 60 मार्क्स की। सबको पता होगा 60 मार्क्स की एसएसटी आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो, एसएसटी नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो एसएसटी में से अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया हिस्ट्री को, तो कम से कम आधे नंबर तो ले ही आएंगे। तो हम ध्यान से इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि पहले मानव कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनके बारे में हम कैसे जाने। देश का नाम, तिथियां का मतलब, तिथियां मतलब जैसे आज हम बोलते हैं 2024, 25, 26 या जो बीत गया, जो तिथियां है ना, ये हमारी कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, हिंदुओं में अलग होती हैं, ये क्रिश्चियंस की हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे। इतिहास और तिथियां, हर चीज का इतिहास होता है, तो तिथियों का भी कोई इतिहास होगा, तो उसके बारे में भी आज हमें इस वीडियो में जानना है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। ठीक है। क्या जाना हमें सबसे पहले कि अतीत के लोग कहाँ रहते थे और उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। आपको दिया हुआ इसमें नर्मदा नदी, एक नदी का नाम है नर्मदा, कुछ ने देखी भी होगी। उसके तट पर लोग रहते थे। यहाँ के लोग आरंभ में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। देखिए, सबसे पहला जो इंसान था उस पे क्या था, कुछ भी नहीं आता था। पहला इंसान तो गुफाओं में रहता था, लेकिन उसके बाद में उसने छोटे छोटे गांवों में बसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट आया, लोग नदी के तट के किनारे रहने लगे। तो तब की बात है जब लोग आपस में समूह में, ग्रुप में रहने लगे। उस टाइम के जो लोग थे कुशल संग्राहक थे। संग्रहक मतलब चीजों को इकट्ठा करने वाले थे। वो जहां भी रहते थे उस रिलेटेड चीजों को इकट्ठा कर लेते थे जो उनकी जरूरत की थी। जैसे खाने की चीजें हो गई, नदी के तट पर रह रहे तो पानी तो नदी से मिल ही जाता था, पर खाने की चीजें तो उन्हें लानी पड़ती थी। जैसे जंगलों से लकड़ियां लेकर आना है, खाने के लिए फल फ्रूट तोड़कर लाने हैं, तो इन सब चीजों को वो इकट्ठा करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, जंगल में रहते थे, तो जंगल के बारे में वो सब कुछ जानते थे क्योंकि उनका डेली का वही रहना था। यह अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रह क्या करते थे। ये खाते क्या थे? पहले लोग ऐसा खाना बनाकर नहीं खाते थे, शुरू में उन्हें नहीं आता था, और ना ही ये बर्गर, पिज्जा ये सब चलते थे, चाइनीज फूड आइटम कुछ भी नहीं था। लोग क्या करते थे, जंगल में गए, वहां से जड़, जड़ जानती हो, जिसमें से सब्जी की जड़ें होती हैं, आलू भी जड़ में होता है, तो जड़ है, फल है, और जंगल में जो भी चीजें होती थी उन्हें ला करके उन्हें इकट्ठा करते थे और उन्हीं से ही अपना भोजन क्या करते थे। ये जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। ये किया ना, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये किया, ये वाला जितनी भी जगह आ रहा है ना, ये वाला किया है, ध्यान रखना। ये गांव में रहने लगे। ठीक है। ये लोग गांवों में भी रहने लगे। गांव बसा करके जब इकट्ठे समूह में इंसान पर रहना आ गया तो छोटे छोटे गांव बनते चले गए। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, ये गाय है, गाय जैसे जानवरों की देखभाल की और उनको सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया। ठीक है। इंसान ने क्या किया, जब इसे पता लगा कि जानवर हमारे दुश्मन नहीं है, सबसे पहला इंसान क्या करता था, जानवरों को मार करके मांस खाता था, क्योंकि उसे और चीजों का ज्ञान ही नहीं था। पर जैसे जैसे ज्ञान हुआ तो इंसानों ने जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इनकी देखभाल की और इनको अपना दोस्त बना लिया। धीरे धीरे इंसान जानवरों का दोस्त बनता चला गया, उसका दुश्मन नहीं रहा बल्कि दोस्त बन गया। उसके बाद में जब इंसान के और जानवर की दोस्ती हो गई, तो हम अब इनको कैसे जानेंगे कि पहले दोस्ती हो गई थी तब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इन सबको जानने के लिए ना कई सारे तरीके अपनाए गए हैं। अब हमें उन तरीकों के बारे में जानना है कि क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। अभी इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हो रहा है, वो देख लीजिए। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पहले सर्वप्रथम गेहूं और जो जैसी फसलों को उगाया जाना प्रारंभ किया। ठीक है। जो जैसी फसलों को उगाया जाना प्रारंभ किया। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ।
लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले। ये सब बता रखा है कि सबसे पहले क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, जौ कहाँ उगे थे, फसल कहाँ उगी थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। 8000 साल पहले ये पहाड़ियों के नाम है सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां, तो सभी जानते होंगे। वहां पर सबसे पहले फसलों को उगाया गया। उसके बाद में उत्तर पूर्वी दिशा है, डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, इसमें विंध्य की कुछ पहाड़ियां हैं जहां पर सबसे पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंसान ने कृषि कहाँ की, तो क्या जवाब होगा हमारा? विंध्य पहाड़ियों में, मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में इंसान ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पले फूले। वो जो था पहले जो हमने अभी पढ़ा था, वहां पर गांव बसे थे, लेकिन नगर जो बसे थे, गांव बसे थे नर्मदा नदी के तट पर, लेकिन जो शहर बसने शुरू हुए ये कहाँ पर हुए? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, थोड़े थोड़े बसने शुरू हुए 4700 साल पहले आज से। लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट के ऊपर शहर का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, चावल की भी दे रखी है। 2500 साल पहले गंगा और उसकी नदियों के पास में चावल उगाया गया था। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे समुद्र में बाकी नदियां मिल जाती हैं। एक समुद्र होता है, सारी नदी आकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो इसी तरीके से जो नदियां जिस नदी में मिलती है वो उसकी सहायक नदी हो जाती है। जैसे छोटी छोटी क्लासें होती हैं स्कूल में, उन सबको मिलाकर के पूरा एक स्कूल बन जाता है। इसी तरीके से कई सारी नदियों को मिलाकर के एक बड़ी नदी बनती है, और जो नदियां उसमें मिलती हैं उन नदियों को हम सहायक नदियां कहते हैं। ओके, आगे अब देखो, हमें अतीत के बारे में जानना है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। तो इसके लिए हमें सबसे आसान तरीका जो होता है अतीत के बारे में जानने का, वो होता है किताबें पढ़ना। ठीक है, किताबें पढ़कर ही हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। किताब भी पहले जमाने में हमारे आज की तरह नहीं होती थी। पहले लोग ताड़ के पत्तों पर, दीवारों पर लिखते थे, और उन्होंने अपनी कलाओं के बारे में हमें बताया है। ठीक है, कलाओं के द्वारा मतलब जैसे कुछ को डांस करने का शौक था तो उन्होंने अपनी डांस की पेंटिंग बना दी, दीवारों पर लिख करके हमें कई सारी मूर्तियां मिली हैं, उन सब के द्वारा हमें पता लगा है। पहले लोगों को दीवारों पर मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। कई सारी प्राचीन गुफाएं मिली हैं, उनमें उनके चित्र मिलते हैं कि पहले लोग कैसे करते थे, तथा पुराने जमाने की चीजों को देखकर अंदाजा लगाया गया है कि पहले लोग कैसे रहते थे। जो सामान मिलता है, आज हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हमारा सामान देख करके कल को मान लो सभ्यता बदलेगी, जो आज चल रहा है उससे ज्यादा डेवलप होगा, तो हम लोग कैसे रहते हैं वो हमारे बारे में पता लगाएंगे हमारा सामान देख करके। इसी तरीके से हम लोग भी पता लगाते हैं अपने पास्ट के लोगों का सामान देख करके। ये पुरानी गुफाओं को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके द्वारा बनाए गए सिक्के वगैरह, इन सबको देख करके हम उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिनके द्वारा हमने जाना है, उनको हम पहले उनके बारे में जानते हैं। अब ये सब चीजें हमें मिली है, आप और मैं तो खोजने नहीं गए, खोजा तो किसी और नहीं है, किसने खोजा है? सबसे पहले तो हमें उसके बारे में जानना है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि कौन से तरीके अपनाए और किसने बताया। निम्नलिखित तरीके अपनाए, जिसमें सबसे पहला है पांडुलिपि, सेकंड है शिलालेख, इसको अभिलेख भी कहते हैं, पुरातत्वविद, इतिहासकार, अनुसंधान और विश्लेषण। एग्जाम में आता है कि कौन कौन से तरीके अपनाए। अगर आपको इनमें से कोई सा भी ऑप्शन दिखाई देता है सामने, तो आप उनमें टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके अपनाए गए। अब हम सबसे पहले जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। देखिए, पांडुलिपि पांडुलिपि पहले ताड़ के पत्तों पर या हिमालय में उगने वाले बर्च नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार की गई छाल पर लिखा जाता था, जिन्हें पांडुलिपियां कहा जाता था। सबसे पहले किताब कॉपी तो नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, ताड़ के पत्ते होते हैं, मतलब एक पेड़ है जिसका नाम था बर्च, भुर्ज भी बोलते हैं, उस नाम का एक पेड़ था जिसकी छाल निकाली जाती थी। ठीक है, उसके पत्तों पर और छाल पर लिखा जाता था, जिन्हें हम पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यू स्क्रिप्ट है। ठीक है, कौन सा है? मैन्यू स्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, मतलब हाथ। आज हम हाथ से लिखते हैं,
तो वो पांडुलिपि का ही मतलब पहले जमाने में हाथ होता था। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, जो पांडुलिपियां होती हैं जो आज हमें मिली हैं, पहले जमाने की पांडुलिपियां हमें आज भी मिली हैं, तो वो कहाँ मिली है? ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। अभी भी बताया, पेड़ जो है उसकी छाल से लेकर के हमने ये तैयार की थी पहले मानव ने। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहार में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं में व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में हमें क्या क्या मिला है? पहले लोग मंदिरों में रहते थे, विहार में जहां भी रहते थे उन सब चीजों की हमें प्राप्त होती हैं। आज भी पांडुलिपियां मंदिरों में सुरक्षित हैं। कई सारी धार्मिक पुस्तकों में इनके बारे में आता है। राजा महाराजा का जमाना था, वो लोग कैसे रहते थे, उनका औषधीय जीवन। आजकल हम मेडिसिन लेते हैं, अंग्रेजी है, होम्योपैथिक है, उसके अलावा आयुर्वेद भी है। तो पहले लोग कैसे औषधि मतलब दवाइयां लेते थे, तो उन सभी के बारे में इस पे लिखा हुआ मिलता है। जैसे आज हमें डॉक्टर पर्चे पर लिख कर दे देता है कि जी तुम्हारा पर्चा हो गया, जाके दवाई ले लो। अब कल को अगर ये कुछ हो जाता है या सभ्यता दब जाती है, जब इनके नीचे दब जाते हैं, सब खत्म हो जाएगा, आगे लोगों को अगर पर्चे मिलेंगे तो वो यही तो कहेंगे कि पहले ऐसी दवाई थी, इन पर्चों पर लिखी हुई मिलती थी। इसी तरीके से पहले लोग जो अपनी चीजों को पांडुलिपि पर लिखते थे, वो सब आज हमें मिला है। हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की वो दवाइयां लेते थे, किस प्रकार की चीजें लिखते थे और वो लोग क्या करते थे। उसके लिए हमें क्या जरूरी है? इसकी भाषा को समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका शिलालेख या अभिलेख। सेकंड नंबर पे शिलालेख और अभिलेख है। तो शिलालेख अपेक्षाकृत कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर लिखे गए ग्रंथ होते हैं। समझने की कोशिश करिए। शिला, आपने शिला वर्ड सुना होगा, ज्यादातर लोग बोलते हैं शिला की तरह। शिला का मतलब होता है पत्थर। पत्थर सबने देखा है, पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है, मतलब हार्ड होता है, वो जल्दी से टूटता नहीं। सब हाथ से ऐसे तोड़ सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो शिलालेख का मतलब है शिला पर लिखा हुआ, लेख का मतलब लिखा हुआ, इसका मतलब है पत्थर पर लिखा हुआ ही शिलालेख होता है। पत्थर से मतलब है कठोर चीज पर। पहले पता नहीं कैसे पत्थर होते थे, पत्थर तो ऐसे ही होते होंगे, या कोई और धातु जो कि कठोर होती है। धातु जानते हो, सोना, चांदी, तांबा, टीन, पीतल, ये सब धातु होते हैं। ठीक है, तो जो शिलालेख पर लिखी गई ग्रंथ होते थे उनको वो कठिन होते थे। मतलब पत्थर पे लिखी गई चीजें तो कठोर ही होंगी ना, पत्थर कठोर है। पहले लोग, आज हम किताब कॉपी पर लिखते हैं, तो लोग पत्थरों पर लिखते थे। पहले राजा जब अपने आदेशों को खुदवाना चाहते थे, आदेश मतलब मैंने आपसे कहा कि ये काम करो, ओरल बोल दिया, लेकिन हम सबको ओरल बोल के तो नहीं बता सकते ना, हमें लिखना भी पड़ता है। ऐसे जब राजा आदेश देता है तो उसे सबको बताने के लिए लिखना भी पड़ता है। तो राजा क्या करता था? अपने आदेशों को खुदवाना चाहते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके कि राजा ने हमें क्या क्या आदेश दिया है, उसका उन्हें पालन भी करना होता था। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है? ये मानव के अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत मतलब जो पास्ट में बीत चुका है, जो चीजें मिली हैं उनके बारे में इनको पढ़ना आता है। ये मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जो 80 मिलियन साल पहले चीजें थी उनके बारे में ये पुरातत्वविद पढ़ सकते हैं। आपको और हमें अगर मान लो पुराने जमाने की लिखी हुई चीजें मिल जाएं, क्या हम उन्हें पढ़ पाएंगे? नहीं। हमें जो भाषा आती है हम वही पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या जिसको जो भी भाषा आती है। अब पहले जमाने की भाषा हमें नहीं आती तो हम कैसे पढ़ेंगे? लेकिन उस टाइम के कुछ लोग थे जिन्हें वो भाषा आती, मतलब उस टाइम के तो नहीं है वो लोग, आज के ही जमाने के हैं, पर उन्होंने उस भाषा को भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि सीख तो इंसान कुछ भी सकता है, तो उन्होंने शायद पहली भाषा सीखी ही होगी, तभी वो उनका अध्ययन कर पाते। जीवाश्म होते हैं, जीव मतलब जैसे शरीर का ढांचा होता है, हड्डियां मिली हैं, उन सबको देखकर भी वो अंदाजा लगा पाते हैं। ये पुरानी चीजों को देखकर और जगह को देखकर पता लगाते हैं कि लोग कैसे रहते थे। ठीक है, जगह कैसी थी, कहाँ रहते थे। आज किसी को, जैसे हमारा घर है, पहले इनका क्या घर था, कुछ गुफाएं मिली हैं, कुछ जंगलों में मिले हैं, तो उन सबसे पता लगता है कि लोग कैसे रहते थे। ये लोग पत्थर और ईंट से बनी इमारत, पेंटिंग और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पत्थर से जो मूर्ति, पेंटिंग जो भी बनाया गया है उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। ये औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, इन सब की खोज के लिए खुदाई भी करते हैं। ये जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों की भी तलाश करते हैं।
ताकि पता लगाया जा सके कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अब पता तभी तो लगेगा इनका खाना ही क्या खाते थे जब उनके बारे में ये देखेंगे। ठीक है, आगे आता है इतिहासकार। इतिहासकार का मतलब क्या होता है? इतिहासकार का मतलब होता है जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है, इतिहास। अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, किसी ने तो उसके बारे में पता लगाया होगा, उसे लिखा होगा, तभी तो आज हम पढ़ पा रहे हैं। अगर कोई पता ही नहीं लगाता, कोई लिखता ही नहीं, तो फिर आज हम इसे कैसे पढ़ पाते? तो जिसने अतीत के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में लिखा है वो इतिहासकार होता है। इतिहासकार जो होता है वो समय के साथ साथ जो चेंज आते हैं। अब मानो कि 100 साल पुरानी बातें हैं, फिर कुछ 200 साल पुरानी बातें हैं, कुछ 1000, 10,000, 50,000 साल, मिलियंस ईयर्स एगो पुरानी जो बातें हैं उन सब के बारे में उसने टाइम टू टाइम उनके बारे में पढ़ाई की है कि 1 लाख साल पहले लोग कैसे रहते थे, 50,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्योंकि टाइम टू टाइम डेवलप होता चला गया है। तो उन सब के बारे में जो भी कुछ अध्ययन किया है उसे हम इतिहासकार कहते हैं, जिसने भी इस बारे में अध्ययन किया है। एक इंसान नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन सभी को हम इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार समय के साथ साथ होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। समय के साथ बदलाव होते हैं, जैसा आज समय है वो आज से 100 साल पहले जो हमारे दादी नानी के टाइम में जो समय था उसमें और आज में भी पूरा फर्क है। पहले लोग क्या खाते थे और हम क्या खाते हैं, देख लो, सबको पता है ना कितना फर्क है। पहले क्या मोबाइल था? तुम्हारे मम्मी पापा जब तुम्हारी एज के थे उन्होंने फोन चलाया कभी? नहीं। जब इतनी जल्दी समय बीत गया तो आज से हजारों, 10,000, लाखों साल पहले क्या समय रहा होगा? उन सब का अध्ययन किसके कौन करता है? इतिहासकार करते हैं, और वही हम इसके बारे में बताते हैं। इतिहासकारों का काम कई महत्वपूर्ण पहलुओं में विभाजित होता है। इनके पास में बहुत सारी चीजें होती है कि तुम्हें ये भी पता लगाना है, ये भी पता लगाना है, और ये डिवाइड होती है सारी चीजें। इतिहासकार विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि दस्तावेज, पुस्तक, पुरालेख और मौखिक परंपराएं। दस्तावेज का मतलब होता है किताब, कॉपी, जो भी लिखी हुई चीज होती है, दस्तावेज लिखे हुए जो हमारे चीजें होती हैं। पुस्तक आप सभी जानते हैं। पुरालेख, पुरा मतलब प्राचीन, पहले जन के, लेख का मतलब लिखी हुई चीजें, जहां भी लिखते थे, जैसे लिखते थे उन सब से। और मौखिक परंपराएं, अब हर बात है, अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ या आप किसी से बात कर रहे हो, हर चीज लिखकर तो बात नहीं करते हैं। आप अपने पेरेंट्स से हर टाइम लिखकर बात करते हैं या अपने फ्रेंड से लिखकर बात करते हैं। कुछ बातें मौखिक भी तो करते हैं। राजा आदेश देते थे, मौखिक बताते थे पूरे सभा में, लोग ढोल ड्रम पीट पीट कर बताते थे। तो ये मौखिक परंपराएं हैं, इनके बारे में भी पता लगाया गया है। इतिहासकारों ने पता लगाया है कि पहले कैसे मौखिक परंपराएं थी। ठीक है, फिर आपका अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब है खोज करना, किसी चीज को खोज करना। इतिहासकार अनुसंधान करता है, मतलब इतिहासकार जो है वो खोज करता है। किस चीज की खोज करता है? पुरानी चीजों की। वो हमें ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, हमारी हिस्ट्री बन गई। तो इसका मतलब है किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में। अब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, उसने भी तो अनुसंधान किया। जरूर थोड़ी वो हिस्ट्री की खोज करता तो ही अनुसंधान होता। अब थॉमस एल्वा एडिसन ने लाइट का आविष्कार किया, मतलब उन्होंने अनुसंधान किया। तो किसी भी चीज की खोज करना ही अनुसंधान कहलाता है। समझ में आया? आगे विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज को पता लगा लिया, ठीक है, कि ये हुआ था, ये घटना घटी थी। अब उसके बारे में डीपली पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा कि जी मोदी जी ने नोटबंदी की थी, कर दी, ठीक है, पर क्यों की थी, किस लिए की थी, क्या मतलब था, उसे क्या फायदा हुआ, इन सब चीजों का अगर आप पता लगाते हैं तो आप उसका विश्लेषण करते हैं। मतलब उस घटना को समझेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, पहले जमाने में चीजें हुई थी तो हुई क्यों। उन सब का पता लगाना ही विश्लेषण कहलाता है। लेखन, देखो आपने अनुसंधान किया, कुछ भी खोज की, उसके बारे में आपने विश्लेषण भी कर लिया, उसके बारे में समझ लिया क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन सबको समझने के बाद में अगर आप कुछ लिखते हैं उसके आधार पर, ठीक है, आपने पता लगा लिया जी मोदी जी ने नोटबंदी की थी, क्यों की थी, कब की थी, कैसे की थी। आप उसके बारे में अगर आपको लिखना पड़ जाए तो वो होगा आपका लेखन। किसी चीज को अनुसंधान करके, उसका विश्लेषण करके जब लिखा जाता है उसे हम लेखन कहते हैं। ऐसा तो नहीं है आपने कोई चीज पता लगा लिया, आप लिखे ही ना, तो बाकी लोगों को नॉलेज कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। अगर डॉक्टर कोई दवाई बनाता है, कोई फॉर्मूला होता है उसका, तो वो लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो आगे लोगों को पता लगेगा, वरना अपना ज्ञान अपने साथ ले जाएगा, फिर क्या फायदा उस चीज का। तो जो उसको लिखा जाता है तो उसे हम लेखन कहते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। आगे देश का नाम। आप किसमें टॉपिक आया था कि देश का नाम कैसे पढ़ा, तो इसे हमें जानना है। अपने देश के लिए प्राय हम
इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कुछ भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, ये तो सब चीजें हम लोग बोलते हैं। इंडिया शब्द सिंधु नदी से आया, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश का नाम एक सिंधु भी है, नदी का नाम है। हमारे देश ज्यादातर नदियों का, पहाड़ों का, समुद्र का, इन्हीं सब का देश है, तो इन्हीं के नाम से ही हमारा देश का नाम पड़ा है। भारत में इस्तेमाल उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द कहाँ से आया? सिंधु नदी से। और भारत शब्द कहाँ से आया? उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते हैं उन लोगों के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में कथा आती है, सभी ने सुनी होगी, कि भरत, एक राजा हुए थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो कुछ भी है वही हिस्ट्री है वो भी, क्योंकि जो बीत गया वो सब हिस्ट्री हो गया। तो भरत की कहानी भी बहुत पुरानी है, तो वो भी हमारी हिस्ट्री में है। तो उत्तर पश्चिम में रहते थे, वो बहुत साहसी थे। एक बार वो शेर के मुंह के दांत गिन रहे थे, तब उनके इतने साहसी थे, शेर से डरते नहीं थे, शेर के मुंह के दांत उन्होंने गिने थे। उनके साहस को देखते हुए उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा भारत ऐसे शूरवीरों का देश रहा है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जानते हो? हमारे देश में जो सबसे पहले लिखा गया है ना, वो ऋग्वेद लिखा गया है। 4 वेद होते हैं, आपको इन 4 वेदों के बारे में भी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जो आज से 3500 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम में आए ईरानियन और यूरोपियन ने इसे विभिन्न हिंदू या इंडोश कहा। जो विदेशी लोग आए थे, ईरानी, यूनानी और भी अनेक देशों के लोगों ने हमें देश पर आए हैं, राज किया है, तो उन लोगों ने इसका नाम हिंदू, किसी ने इंडोश, ये सब नाम इसे दिए हैं। नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया। जब पहले नदी के नाम पर सिंधु रखा गया, सिंधु से पहले ही इसका नाम इंडिया रख दिया गया था। वैसे कहा जाता है कि अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा है, लेकिन हमारी एसएसटी में ये भी मिला है कि नदी से पहले ही इसका नाम इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास और तिथियां। अब इतिहास और तिथियों के बारे में जानते हैं। हाँ जी, इतिहास और तिथियां। वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है। ठीक है, जो ईसा मसीह के हुए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे तो नाम भी नहीं पता, जो भी थे, जीसस क्राइस्ट है ना, उनके जन्म की जो तिथि थी, वहां से हमारे अंग्रेजी के महीने शुरू हुए। पहले तो हिंदू धर्म में होती थी हमारी, जैसे प्रथमिकम, द्वितीयम, तृतीया, चतुर्थी, ये सब माने जाते हैं। लेकिन जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब से हम इंग्लिश के जो ये काउंटिंग करते हैं, तब से करते हैं। अब कहा जाता है कि 200 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, मतलब 200 वर्ष पहले इन्होंने इस काम को किया था कि इन्होंने अंग्रेजी की चीजें चलाई। और जैसे आज हम 2024 में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से हैं आज हम, मतलब इसका प्रयोग लगभग 200 नहीं है, 2000 है, ये इसमें मिस्टेक लिखा हुआ है, 2000 वर्ष पहले हुआ है। और आज अगर हम 2024 कह रहे हैं, तो ईसा मसीह का जन्म आज से 2024 साल पहले हुआ होगा। ठीक है, उनके जन्म के बाद से ही ये सन चले हैं। यहाँ पे है बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे उनके जन्म के बाद है, उनके जन्म के अब 2024 साल बाद है, आज हम 2024 में है ना, तो उससे पहले, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि उससे पहले। अगर देता है आपको कि 3000 बिफोर क्राइस्ट, तो उनके जन्म से 3000 साल पहले की बातें हैं। आगे एडी, एडी का मतलब एनो डामिनी, ये तो बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ईस्वी होता है। यह 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, मतलब एनो डामिनी, तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जिस साल उनका जन्म हुआ था उस साल को एडी कहा जाता है। जिस साल, जैसे इस साल हुआ तो ये एडी हो गया, तो 2000 साल पहले का जो साल था उसे एडी बोला जाएगा। कभी कभी एडी की जगह सीई, कॉमन एरा का भी प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजों के वीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले से है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें सभी को?
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आई होप आप अच्छे से पढ़ें, समझें। आपको कोई दिक्कत हो गई हो तो मुझे बताएं। और थैंक यू।